नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल एसबी स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यह वीडियो भारतीय नागरिकता का पार्ट 2 है और इस वीडियो में दिसंबर 2019 में पारित हुए CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जानेंगे और उसमें किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने भाग 1 को समाप्त किया था। जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना कि भारतीय संसद को आर्टिकल 11 में यह अधिकार दिया गया है कि वह कभी भी किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है अथवा किसी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे सकती है। भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है, जैसे संविधान के प्रति निष्ठा या आस्था न रखने वाले व्यक्ति, युद्ध के समय शत्रु की रक्षा करने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने छल पूर्वक भारत की नागरिकता प्राप्त की हो, किसी स्त्री या पुरुष द्वारा किसी दूसरे देश के पुरुष या स्त्री से विवाह करने पर या लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को भारत की संसद समाप्त कर सकती है। आइए अब जानते हैं कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सन 2000 में LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने कुछ देशों में बसे भारतीय मूल के नागरिकों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके 16 देशों, जिनमें बांग्लादेश एवं पाकिस्तान शामिल नहीं थे, के विदेशी मूल के भारतीयों को विदेशी भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। विदेश में बसे भारतीय मूल के नागरिकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, अनिवासी भारतीय यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जिनको हम NRIs के नाम से भी जानते हैं। ऐसे भारतीय जो नौकरी या व्यवसाय के लिए वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक समय तक विदेश में रहते हैं NRIs कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति 2011 की एक अधिसूचना के बाद से भारत में मतदाता पंजीकरण करा सकते हैं एवं चुनावों में अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें, किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए फॉर्म 6A को फिल करना होता है। अब देखते हैं दूसरा प्रकार, भारतीय मूल के नागरिक, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी PIOs। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पूर्वज भारतीय थे परंतु किसी कारणवश किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं। इन्हें भारतीय मूल के नागरिक माना गया है। भारत सरकार ने ऐसे नागरिकों के लिए 2002 में PIO कार्ड जारी किए हैं, जिसके जारी होने की तिथि के बाद ये लोग 15 वर्षों तक बिना वीजा के भारत आ सकते हैं या भारत से जा सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा प्रकार, भारत के सीमा पारीय नागरिक यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCIs। ऐसे नागरिकों के लिए 2005 में सभी देशों में बसे भारतीय मूल के नागरिकों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, परंतु इसमें पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को शामिल नहीं किया गया है। इसके अनुसार ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत को छोड़कर विदेश चले गए हैं, उन्हें OCI कार्ड जारी किया जाएगा। लेकिन OCI कार्ड केवल उन लोगों के पुत्र पुत्री, पोता पोती या नाती नातिन को ही जारी किया जा सकता है, किसी अन्य को नहीं। आइए अब जानते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था और इसमें अब तक 8 बार संशोधन किया जा चुका है। पहला 1957, दूसरा 1960, तीसरा 1986, चौथा 1992, पांचवा 2003, छठा 2005, सातवां 2015 और अंतिम 2019 में। आइए अब जानते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में। यह बिल 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था
और 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा से यह पारित हो गया। इसके समर्थन में लोकसभा में 311 तथा विपक्ष में 80 वोट पड़े थे। 11 दिसंबर 2019 को यह बिल राज्यसभा में पेश हुआ और इसी दिन राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया। राज्यसभा में इसके पक्ष में 125 तथा विपक्ष में 105 वोट पड़े। अगर कहा जाए कि यह बिल संसद में किस तिथि को पारित हुआ तो यह कहा जाएगा कि 11 दिसंबर 2019 को यह बिल संसद से पारित हो गया। 12 दिसंबर 2019 को इस बिल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद इस बिल ने कानून का रूप ले लिया और यह CAA कहा जाने लगा, अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से इसे जाना जाने लगा। यह एक्ट विशेष रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान के ऐसे नागरिक जो इन 3 देशों के अल्पसंख्यक समुदाय कहलाते हैं को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि इससे पूर्व इन देशों के नागरिकों को भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त होती थी। इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि इन 3 देशों में बसने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जिनमें हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन एवं बौद्ध शामिल हैं, को पहले 10 वर्ष भारत में निवास करने के बाद ही 11वें वर्ष में पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त होती थी। परंतु अब इन 3 देशों के ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय भारत में मात्र 5 वर्ष वैध तरीके से निवास करके 6ठे वर्ष पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इन 3 देशों के ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हैं, वे वैध तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इन 3 देशों के बाकी समुदायों के लोग पहले की तरह भारत में 10 वर्ष निवास करने के बाद ही भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो इस एक्ट में केवल यह प्रावधान किया गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऐसे नागरिक जो वहां पर अल्पसंख्यक कहलाते हैं, अब 10 वर्ष के बजाय केवल 5 वर्षों में भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए योग्य माने जाएंगे। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार 31 दिसंबर 2014 तक इन 3 देशों से यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से कुल 31,313 लोग वैध तरीके से भारत आए हैं, जो भारत की नागरिकता लेने के लिए योग्य हैं, जिनमें 25,447 हिंदू, 5,807 सिख, 55 ईसाई, 2 बौद्ध एवं 2 पारसी शामिल हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना भी अनिवार्य है कि इन लोगों को भारत सरकार स्वतः नागरिकता नहीं देगी, अपितु ये लोग पंजीकरण के माध्यम से वैध तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानें। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं हैं, जिनमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 में दिए गए मौलिक अधिकार शामिल हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, निम्न पदों पर केवल भारतीय ही आसीन हो सकते हैं, विदेशी नहीं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल एवं राज्यों के महाअधिवक्ता। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए और घर पर रहिए।